हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, कई दिनों का करंट अफेयर्स है, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे फीफा ने अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है 2022 में, तो उसका शुभंकर क्या रखा है, ऐसे टॉपिक हैं। दुनिया में मलेरिया की पहली वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है जिसको WHO ने मंजूरी दी। किस राज्य सरकार ने अगले साल से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने का ऐलान किया। बहुत बड़ा ये ऐलान है। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो उसका नया नाम क्या रखने का ऐलान हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, इसमें किन किन को अवार्ड मिला। अच्छा, इससे पहले की वीडियो में बाकी अवार्ड के बारे में मैं बता चुका हूँ। और भी टॉपिक है, जैसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 कैसे मिला, T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारतीय और एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए। तो इस तरह के कई और टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, शेयर जरूर कर देना तमाम दोस्तों को। क्वेश्चन होगा पहला, फीफा ने अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होने वाला है इंडिया में, तो उसका आधिकारिक शुभंकर क्या रखा है, मास्कॉट। आंसर होगा ईभा। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था है ये फीफा, तो उसी ने अभी हाल ही में ये शुभंकर तय किया है ईभा को। इंडिया ने प्रपोज किया था और उसने ओके कर दिया है। ओके, तो फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं ईभा का। ये एशियाई शेरनी है जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो फीफा के अनुसार ईभा का लक्ष्य है भारत और दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को अपनी क्षमता के लिए प्रेरित करना। ओके, और क्वेश्चन से ही आपको लग रहा होगा कि 2022 में इंडिया में अक्टूबर महीने में ये अंडर 17 वुमेन विश्व कप खेला जाएगा। ओके, 11 से 30 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। WHO ने दुनिया में मलेरिया की पहली टीके यानी वैक्सीन को अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी, तो इस टीके का नाम क्या है। आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सारे नाम कह सकते हैं। वैसे ब्रांड नेम जो है इसका पहला वाला है मॉस्की रिक्स। ओके, और जो वैज्ञानिक नाम है वो है RTS/AS01 या फिर कहेंगे इसे RTS.S। ओके, तो ये दोनों नीचे वाला जो है वो है वैज्ञानिक नाम, और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इसका ब्रांड नेम। तो तीनों नाम से बुलाया जा सकता है। और ये वैक्सीन बच्चों को दी जाएंगी खास तौर पे, और दुनिया की पहली वैक्सीन है और अब तक दुनिया में इकलौती मलेरिया वैक्सीन है। और इससे अफ्रीका में बच्चों में जो ट्रायल हुए थे उससे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। हालांकि ये 30% ही कारगर है, लेकिन 30% भी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। WHO के चीफ हैं टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसुस। तो उन्होंने कहा है कि आज WHO बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन की सिफारिश कर रहा है, और मलेरिया से एक साल में दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, 4 लाख से ज़्यादा। और WHO वर्ष 2025 तक दुनिया से मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य पर काम कर रहा है, और इसके लिए 25 देशों में बहुत बड़ा एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मलेरिया कितना घातक है, देखिए हर साल 20 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है हर साल, और उसमें से यानी 4 लाख में से 94% लोगों की मौत सिर्फ अफ्रीकी देशों में होती है, और 2.6 लाख मौतें जो है वो अंडर 5 एज कैटेगरी के बच्चों की होती है, 4 लाख में से, यानी सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है, और ये 5 महीने से ऊपर के उम्र के बच्चों को ये डोज दिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी यानी प्लास्टिक बॉटल वाटर उस पर बैन लगाने की घोषणा की है। आंसर होगा सिक्किम। ये ऐसा पहला राज्य है। देखिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें आती हैं, उससे नुकसान को लेकर। तो एक बड़ी पहल करते हुए सिक्किम ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की। इसके बाद क्या होगा, 1 जनवरी से लोगों को अपने लिए खुद थर्मस या फिर अलग अलग संसाधनों में पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं PS तमांग। तो उन्होंने कहा है कि बोतल बंद जो पानी है
यानी जो बॉटल है ख़ासतौर पे प्लास्टिक का, उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। और पहाड़ों पे बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि जो पर्यटक जा रहे हैं वो कचरा लगा रहे हैं, पूरा ढेर लगा रहे हैं। तो बॉटल बंद पानी को यूज़ करने के बाद जहाँ तहाँ फेंका जा रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, तो उन्होंने कहा है कि पैकेज जो वाटर है प्लास्टिक के उसमें, तो उसके बैन के बाद सरकार प्राकृतिक स्रोतों से वाटर सप्लाई करेगी और लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करेगी ताकि साफ पानी के लिए बॉटल पे निर्भरता ना हो पाए। ओके, सिक्किम की बात हो रही है, वहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान हुआ है? आंसर होगा रामगंगा नेशनल पार्क। हालांकि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अभी ऐलान हुआ है। दरअसल हुआ ये कि अभी हाल ही में इसी महीने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं अश्विनी चौबे, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बाघों के संरक्षण के लिए निकाली गई एक रैली के समापन में वो नेशनल पार्क पहुंचे थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उन्होंने वहां पर कहा कि अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया जाएगा बहुत जल्दी। और वहाँ के म्यूजियम में भी गए और विजिटर बुक पर उन्होंने अपने संदेश में पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क लिखा। ओके, तो द हिंदू और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है और कहा है कि हो सकता है कि ये नाम बदल जाए। ओके, जिम कॉर्बेट वो बहुत बड़े महान शिकारी बताए जाते हैं। ओके, तो उन्हीं के नाम पर ये था। वैसे ये जो पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका सबसे पहले नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही हुआ करता था। 1936 में स्थापना के समय इस उद्यान का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। और आपको बताऊं कि संयुक्त प्रांत के उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे मैकलम हैली, तो उन्हीं के नाम पर उस वक्त नाम रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद यानी भारत को जब आज़ादी मिली तो इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था। और बाद में प्रसिद्ध शिकारी रहे जिम कॉर्बेट, उनकी मौत के 2 साल बाद यानी 1957 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। ओके, तो अब फिर से रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाएगा। जल्दी केंद्र सरकार इस मामले में फैसला ले लेगी, अभी ये प्रस्तावित है, ऐलान हुआ है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पर बहुत सारे वन्यजीव हैं, बंगाल टाइगर है, एशियाई हाथी है, तेंदुए हैं, जंगली सुअर, स्लोथ बियर, सियार, नेवला, मगरमच्छ, इस सब तरह के इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली ये लौंग है, खास तरह की है, इसलिए इसको कन्याकुमारी लौंग कहते हैं। ओके, भारत में लौंग का उत्पादन बहुत होता है। कुल उत्पादन 1100 मैट्रिक टन का है भारत में, और इससे हर साल 1000 मैट्रिक टन जो है उनमें से 1100 में से 1000 मैट्रिक टन तमिलनाडु में पैदा होता है। और अकेले कन्याकुमारी जिले में 750 मैट्रिक टन लौंग का उत्पादन होता है, इतने बड़ी मात्रा में। ओके, और उत्पादन का 65% जो भी उत्पादन होता है यानी 1100 मैट्रिक टन, उसका 65% लौंग कन्याकुमारी में ही होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने जाना। ओके, कन्याकुमारी जो है इसलिए भी मशहूर है लौंग की वजह से। जीआई टैग उसका मतलब क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत, मतलब उस खास इलाके में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मशहूर हो सकता है। ओके, तो उस नाम से कोई दूसरा नहीं बेच पाएगा, वहाँ की ही लौंग बेची जाएगी। तमिलनाडु की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड है। किस राज्य की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा तमिलनाडु। ये पारंपरिक डाई पेंटिंग पर आधारित ये पेंटिंग है, कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग कहते हैं इसको, तो उसको जीआई टैग मिला है। ओके, पेंटिंग भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और इसकी शुरुआत जो है 17वीं शताब्दी में हुई थी। ओके, और लकड़ी की जो नक्काशी है वो भी आप देख रहे हैं, इस तरह की नक्काशी को
ये जीआई टैग मिला है वहाँ के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा टाटा ग्रुप ने कितनी कीमत लगाकर एयर इंडिया की बोली जीत ली है? आंसर होगा 18,000 करोड़ रुपए। दरअसल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डीपम। तो उसी ने ये ऐलान किया और अब बहुत जल्द ही यानी दिसंबर तक एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा ग्रुप के अंडर में हो जाएगा। ओके, टाटा को बेचने के लिए सरकार पिछले 3 साल से कोशिश कर रही थी और इस बार टाटा ने इसको सबसे ज़्यादा बोली लगाकर इसको खरीद लिया 18,000 करोड़ रुपए में। ओके, तो बताऊं 68 ईयर के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप में वापस चली आई है। ओके, इसकी स्थापना किसने की थी एयर इंडिया की? तो JRD टाटा ने की थी 1932 में। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसकी सेवाएं रोक दी गई थी। इसके बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था और देश की आज़ादी के बाद 1947 में एयर इंडिया का 49% जो हिस्सा है वो सरकार ने ले लिया था और बाद में कुछ साल बाद यानी 1953 में इसका नेशनलाइजेशन कर लिया गया था। ओके, तो टाटा ग्रुप के पास पहले से 2 एयरलाइन कंपनियों का में हिस्सा है, जैसे एयर एशिया इंडिया में बड़ा हिस्सा है 83.67% और विस्तारा एयरलाइंस में भी 51% है। तो टाटा के पास अब तीसरी एयरलाइन कंपनी हो गई है। ओके, तो अगर पूछा जाए टाटा ग्रुप के पास कितने एयरलाइन कंपनियों का हिस्सा है, तो एक तो हो गया एयर एशिया, दूसरा है विस्तारा और तीसरा हो गया अब एयर इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया? आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं वो सब, डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो एम्बेस। ओके, गुइडो एम्बेंस। तो इन तीनों को ये प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अमेरिकी शिक्षाविद हैं और इनको जो आर्थिक परिघटना हो रही है, आर्थिक जो बदलाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में और लेबर मार्केट में जो क्या गतिशीलता है, क्या बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण और उसके प्रभाव को समझने के लिए ये अवार्ड दिया गया। और कितनी किसको रकम मिलेगी? तो डेविड कार्ड को 50% रकम मिलेगी। 65 ईयर के हैं वो और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। और इसके बाद जो 2 और नाम देख रहे हैं उनको बाकी आधे का हिस्सा मिलेगा, यानी 25% और फर्स्ट को 50%। ये इस तरह से दिया जाएगा। करीब करीब टोटल जो अवार्ड की रकम होती है वो 8 करोड़ 40 लाख के आसपास होती है, रुपए में कहेंगे। अगर ये स्वीडिश क्रोन में कहेंगे तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन होता ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ की जो देने की कमेटी है स्वीडिश अकादमी है, तो उसी ने ये ऐलान किया है। साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ है और इसमें भी 1 करोड़ स्वीडिश क्राउन दिया जाता है, यानी 8.4 करोड़ रुपए के आसपास। नोबेल पुरस्कारों के लिए जो साहित्य समिति है उसका ये कहना है कि सच के लिए यानी ट्रूथ के लिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह की जो प्रतिबद्धता है और उनके जो लेखन है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। उनके उपन्यास में ख़ास तौर पर जो रिफ्यूजीज़ हैं यानी शरणार्थी हैं उसकी मार्मिक घटनाओं का वर्णन है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। 73 ईयर के हैं अब्दुल रज़ाक और उन्होंने ट्वीट भी किया है, कहा है कि एक बहुत बड़ा अवार्ड उनको मिल रहा है। अब्दुल रज़ाक के बारे में बताऊं, वो अफ्रीकी मूल के हैं और ज़ांज़ीबार में पैदा हुए थे। 1960 के दशक में शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में वो इंग्लैंड पहुंचे थे और वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में वहाँ प्रोफेसर रहे, रिटायर हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीस यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेता के नाम बताएं।
आंसर होगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। ओके, हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और ये अवार्ड विश्व शांति के लिए यानी दुनिया भर में पीस के लिए जो काम करते हैं संगठन या फिर व्यक्ति, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, और आपको बता दूं दोनों के बारे में कि मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस की पत्रकार हैं और दिमित्र मुराटोव जो है रूस के पत्रकार हैं और दोनों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए काफ़ी प्रयास किए अपने द्वारा, लेखन के द्वारा, तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। मारिया रेस वो रेसा न्यूज़ साइट कैपलर की को फाउंडर हैं। फिलीपींस में वहाँ की जो सत्तावादी ताकतें हैं उसके अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी और वो वहाँ के राष्ट्रपति की घोर आलोचक हैं। और दिमित्री मुराटोव जो हैं वो रूस में स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाज गजेता वो उसको पब्लिश करते हैं और रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी की रक्षा के लिए दशकों तक उन्होंने काम किया है और चुनौतीपूर्ण माहौल में उन्होंने ये पूरा काम किया। ओके, अगर बात हो कि शांति के लिए 2020 का यानी इससे पहले किसे प्राइज़ मिला था, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था अवार्ड। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि 2021 का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है अलग अलग कैटेगरी में। एक साथ दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले फिजिक्स कह सकते हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी, उसके क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड मिला है। कौन कौन है? स्क्यूरो मानेबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसिक, उनको मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर कहें तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है ये अवार्ड। मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेन पटापोटियन, तो उनको ये अवार्ड मिला है। लिटरेचर के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह, उनको मिला है। और पीस यानी विश्व शांति के लिए अवार्ड मिला है मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव। ओके, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें डेविड कॉर्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो इनबेंस, उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये सब पूरी लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा, तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दोनों कहाँ पर हैं अभयारण्य पार्क? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, तो उसी ने अभी हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और छत्तीसगढ़ में ये नया टाइगर रिजर्व होगा जो कि झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से एक तरह से लगा होगा और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI ने प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार वर्ष 2021 में किसे दिया, किसे सम्मानित किया? आंसर होगा डॉक्टर G सतीश रेड्डी। वो कौन है? तो DDR&D के सचिव हैं और DRDO के चेयरमैन हैं। तो आर्यभट्ट पुरस्कार है, ये बहुत प्रतिष्ठित है, सरकार की ओर से ये अवार्ड दिया जाता है। वैसे सोसाइटी की ओर से अनाउंसमेंट किया जाता है लेकिन होता ही है सरकारी ही। ओके, तो इस पुरस्कार का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय जो खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और इस अवार्ड की जो घोषणा है वो भारत के पहले जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, तो उसी की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। एनुअल अवार्ड है जो कि अंतरिक्ष विज्ञान या फिर कहें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आजीवन योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उसकी तरफ से ये दिया जाता है। तो ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर K सिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संस्मरण है, बुक है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर, तो उसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया है। तो इस बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? आंसर होगा रजनीश कुमार। कौन है? SBI के पूर्व चेयरपर्सन है।
इस बुक में रजनीश कुमार ने गरीबी को हटाने को लेकर और उसमें यानी गरीबी ख़त्म करने और उसमें बैंकों की जो भूमिका है उसके लिए क्या क्या योगदान हुए हैं उसको लेकर ये इसमें बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है और 2 बार ये मनाया जाता है अगर कहें तो, जैसे एक बार मई में और दोबारा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो 2 बार मनाया जाता है। अक्टूबर में बात होगी तो ये दूसरे शनिवार को ये आयोजित किया गया है। 2021 की थीम क्या है? सिंग फ्लाई स्वर लाइक अ बर्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। आंसर होगा 8 अक्टूबर। ओके, और 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 89th अपनी एनिवर्सरी मनाई है। ओके, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एयरफोर्स के लिए तो ये दिवस उसी के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर होगा वेंडी वार्नर। ओके, अभी हाल ही में एक घोषणा हुई है और वेंडी जो है वो जून झांग की जगह लेंगे जो रिटायर्ड हुए हैं। दिल्ली में एक कार्यालय है तो वहाँ पर वो इंडिया के पोर्टफोलियो के विकास को लेकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को सरकार के किस प्रोजेक्ट का शुभंकर घोषित किया गया है? आंसर होगा नमामि गंगे। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाने वाले हास्य कॉमिक किरदार के रूप में चाचा चौधरी को जाना जाता है और नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर मैस्कॉट उनको घोषित किया गया है। तो इसके तहत यही होगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ये कहा है कि कॉमिक्स और ई-कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से गंगा और स्वच्छ करने को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा, आयुध निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के पहले डायरेक्टर जनरल कौन हैं? किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर होगा ER शेख। ओके, सीनियर ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में ये निदेशालय के पहले DG के तौर पर बनाया गया है। देखिए, ये जो निदेशालय है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर बनाया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया कि उसका निगमीकरण किया गया है, कई अलग अलग कंपनियों में उसको बांट दिया गया है, तो इसी वजह से अब एक निदेशालय बना दिया गया है जो कि पूरे पर नज़र रखेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अक्टूबर। ओके, 11 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या है? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन होगा, T20 मैचों में 400 छक्के लगाने वाले भारत और एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए, पहले क्रिकेटर? आंसर होगा रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा, तो उन्होंने T20 क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल की है। अगर दूसरे स्थान पर बात करेंगे तो वो है सुरेश रैना। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोशिश होगी आपको रेगुलर वीडियो मिल सके और इसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।